तो स्टूडेंट ये है सिमिलैरिटी का सेकेंड वीडियो। सिमिलैरिटी, टू ट्रायंगल्स व्हेन दे आर सिमिलर their angles are congruent and their respective one to one corresponding side के ratios जो होते हैं वो equal हो जाते हैं। ये है सिमिलैरिटी का फंडा। तो हमने पहले वीडियो में तो 4 थियरम देखे 1.2 और 1.4 में जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे। आज के वीडियो में सिमिलैरिटी का जो दूसरा वीडियो है आज का, इसमें हम लोग 1.1 और 1.3 देखने जा रहे हैं, जिसमें 1.1 में सिमिलैरिटी का कोई लेना देना नहीं है। 1.1 इज जस्ट अ स्टोरी ऑफ टू ट्रायंगल्स विद 4 केसेस। हमें ये 1.1 में सिमिलैरिटी है नहीं है इससे कोई लेना देना ही नहीं है। 1.1 टॉक्स अबाउट एरिया ऑफ टू ट्रायंगल्स। तो 4 केसेस कौन से हैं? रेशो लेंगे एरिया का, 2 ट्रायंगल जो कोई भी रैंडम ट्रायंगल है, जब उनमें कुछ भी कॉमन नहीं है, जब बेस कॉमन है, जब हाइट कॉमन है, और जब दोनों बेस एंड हाइट दोनों कॉमन है, तब इन एरिया के रेशो कैसे मिलते हैं। बस इतना लॉजिक समझो। एक बार एकदम साफ बताना चाहता हूँ, शायद यहाँ ये टॉपिक से ज्यादा क्वेश्चन आपको एग्जाम में दिखेंगे ही नहीं, क्योंकि इससे बहुत अच्छे और बड़े कंसेप्ट मैथ्स 2 में है। सो 1.1 से हार्डली यू विल एक्सपेक्ट एनी क्वेश्चन फ्रॉम इन द एग्जाम, लेकिन फिर भी है तो समझ के लेना हमारा काम है। बात किसकी चल रही है? बात चल रही है एरिया की। एरिया ऑफ अ ट्रायंगल का फॉर्मूला क्या है मुझे बताओ? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, बराबर है। तो जब रेशो में लेता हूं तो रेशो में ऑब्वियसली ऊपर और नीचे से हाफ हाफ दोनों कैंसिल हो जाएंगे। हाफ इंटू बेस इंटू हाइट का हाफ तो कैंसिल हो जाएगा, इसीलिए रेशो में कभी हम हाफ नहीं लिखते, क्योंकि वो ऊपर और नीचे से कैंसिल हो जाएगा फॉर्मूला से। तो बचा बेस इंटू हाइट। तो पहली केस में दोनों ट्रायंगल का एक दूसरे से कोई रिलेशन ही नहीं है। ये ट्रायंगल में बेस है BC, हाइट है AD। ये ट्रायंगल में बेस है QR, हाइट है PE। तो रेशो क्या आ जाएगा एरिया का? रेशो ऑफ area of two triangles with different base and height is equal to ratio of the product of their corresponding base and height। आपको पेज नंबर 1 पे ही शायद इसका ये स्टेटमेंट मिल जाएगा। 2 ट्रायंगल का एरिया का रेशो अगर दोनों डिफरेंट है, इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ देयर बेस एंड हाइट। तो यहाँ पे बेस है BC, हाइट है AD, और यहाँ पे बेस है QR और हाइट है PE। बात समझ में आ रही है आपको? अभी अगर 2 ट्रायंगल में अगर बेस कॉमन है, चलो मान के चलो 2 ट्रायंगल में अगर बेस कॉमन है, तो उन एरिया का रेशो जो रहेगा, दैट रेशो, उसमें हाफ के साथ बेस भी कैंसिल हो जाएगा। कैसे? मुझे एक बात बताओ सिंपली। ABC का फॉर्मूला क्या लिखोगे? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। सो आप लिखोगे हाफ इंटू बेस BC इंटू हाइट AD अपॉन, आप DBC के लिए क्या लिखोगे? हाफ इंटू बेस BC ही है ना, ऊपर वाला ट्रायंगल हो या नीचे वाला ट्रायंगल हो, दोनों के लिए बेस तो BC ही है, इंटू CD। तो क्या हो जाएगा? हाफ हाफ कैंसिल, BC कैंसिल, तो रिजल्ट क्या? AD अपॉन CD। तो रिजल्ट मिल जाएगा AD अपॉन CD। इसका मतलब स्टेटमेंट क्या आता है? रेशियो ऑफ एरिया ऑफ टू ट्रायंगल्स with common base equal to ratio of their corresponding heights। क्लियर है? जब कॉमन हाइट होगी तो रेशो किसका लेंगे? बेस का। समझ में आ रहा है? हाइट कैंसिल हो जाएगी क्योंकि वो कॉमन है। तो ADB में बेस है BD और ADC में बेस है DC। तो जिसकी हाइट कॉमन है उसका रेशो बन जाएगा बेस के साथ। लेकिन अगर लास्ट केस बेस और हाइट दोनों कॉमन है तो सब कैंसिल हो जाएगा और बचेगा 1। ABC में बेस कौन है? BC। आपको ऐसी केस कहां मिलेगी मालूम है? जब 2 पैरेलल लाइंस के बीच में अगर ट्रायंगल्स बैठे तभी मिलेगी, और बेस कॉमन होना चाहिए। ABC में बेस है BC और हाइट है ये H। डिस्टेंस बिटवीन 2 पैरेलल लाइंस विल बिकम हाइट।
डीबीसी में भी बेस है बीसी और हाइट h, तो सब कैंसिल हो गया। इसीलिए जब दो पैरेलल लाइंस के बीच में दो ट्रायंगल बैठे होंगे विद कॉमन बेस, तो उनका रेशो हो जाता है 1। ये 4 केसेस है आपको 1.1 में। ये 1.1 में एक क्वेश्चन है, आखिरी क्वेश्चन, सबसे लास्ट वाला, वो इट इज वेरी फैंटास्टिक क्वेश्चन, क्योंकि उसमें उन्होंने 4 केसेस एकदम क्वेश्चन एकदम डाले हैं उसमें। मैं एकदम खुल के बताता हूँ कि इसको बहुत कम बार पाया जाता है, एमसीक्यू में वगैरह अगर आ गया तो। इसीलिए लॉजिक याद रखो, एग्जाम में क्वेश्चन कैसे भी आ सकता है। कॉमन बेस है तो आपको याद होना चाहिए हाइट का रेशो लेना है, कॉमन हाइट है तो बेस का रेशो लेना है। इतनी बार याद रखो, 4 केसेस को याद रखो, तो कोई भी सम आ गया 1 मार्क एमसीक्यू या फिल इन द ब्लैंक्स में, तो आप कर पाओगे। तो 1.1 से सिर्फ एक क्वेश्चन देखते हैं, जो है लास्ट क्वेश्चन, जिसमें 4 केसेस है। ओके स्टूडेंट, ये है 1.1 का आखिरी क्वेश्चन, जिन्होंने उसमें 4 केसेस पूछे हैं। PQB, अभी ऑब्जर्व करो, PQB ये इतना सा छोटू सा ट्रायंगल, इसका बेस हो जाएगा BQ और हाइट हो जाएगी PQ, ठीक है, अपॉन PBC, इसका बेस क्या हो जाएगा टोटल BC और हाइट क्या हो जाएगी PQ। इसका मतलब हाइट कॉमन है, तो मेरा सिर्फ रेशो क्या आएगा, बेस का रेशो आएगा, क्योंकि हाइट कॉमन है। रीजन क्या लिखेंगे, ट्रायंगल्स विथ कॉमन हाइट, ट्रायंगल्स विथ कॉमन हाइट। देखो बच्चों, अभी यहाँ पे 2 टाइप के टीचर होते हैं। एक बोलते हैं साइड में ब्रैकेट में लिखो ट्रायंगल्स विथ कॉमन हाइट, लेकिन एक टाइप का टीचर होता है, वो टीचर बोलता है मुझे पूरा लाइन चाहिए। एरिया, रेशो ऑफ एरियाज ऑफ 2 ट्रायंगल्स विथ कॉमन हाइट इक्वल टू रेशो ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग बेसिस। लेकिन अगर ये 1 मार्क या 2 मार्क के लिए है, देन देयर इज नो नीड ऑफ राइटिंग सच ए लॉन्ग क्वेश्चन, और वैसे भी ये बहुत कम आते हैं। बेटर आई रिकमेंड यू ब्रैकेट में लिखो, इट्स ओके, ब्रैकेट में लिखा तो भी चलता है। PBC और ABC, PBC बेस है BC और हाइट है PQ, ABC में बेस है BC और हाइट है AD, तो रेशो क्या हो गया, रेशो हो गया PQ, सिर्फ हाइट का रेशो हो गया ना, क्योंकि बेस तो कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे रीजन क्या लिखेंगे, ट्रायंगल्स विथ कॉमन बेस, ट्रायंगल्स विथ कॉमन बेस, ऐसे रीजन आप लिखा करो। ओके स्टूडेंट्स, हमें टेस्ट जो है वो 3 है मेजरली, जो सिमिलैरिटी में यूज होती है। एंगल टेस्ट, साइड टेस्ट और SAS टेस्ट। साइड मतलब तीनों साइड के रेशो इक्वल होने चाहिए। साइड एंगल साइड मींस 2 साइड के रेशो सेम होने चाहिए और बीच में एक एंगल कॉन्ग्रुएंट। SAS समझा देता हूँ आपको। SAS कैसे दिखेगा, अगर ये है ट्रायंगल ABC, ये है ट्रायंगल PQR, मान लीजिए ये है 50 डिग्रीज दोनों, मान लीजिए ये है 4, ये है 6, ये है 12, ये है 18। तो मुझे एक बात बताओ, AB अपॉन PQ का रेशो क्या हो जाएगा, AB अपॉन PQ का रेशो हो जाएगा 4/12, 4/12 मतलब 1/3। एंगल B तो कॉन्ग्रुएंट है ही एंगल Q के साथ, 50-50 डिग्री है। और तीसरी साइड BC अपॉन QR का रेशो क्या हो जाएगा, BC अपॉन QR का 6/18, 6/18 मतलब 1/3। मतलब स्टूडेंट ये साइड और ये साइड, इन दोनों साइड के करस्पॉन्डिंग के रेशो सेम है। मतलब आई कैन श्योरली से AB अपॉन PQ इज इक्वल टू BC अपॉन QR। दो साइड के रेशोज सेम है और बीच में बैठा एंगल कॉन्ग्रुएंट है, तो ये हो जाती है SAS टेस्ट ऑफ सिमिलैरिटी। समझ में आ रहा है आपको? SSS मतलब तीनों साइड के रेशोज सेम होने चाहिए। मान लो यहाँ पे आता 5 और 15, तो ये भी 1/3 हो गया, तो तीनों साइड सेम है। SSS टेस्ट। AA टेस्ट कैसे, ये 40 डिग्रीज है मान लो,
तो ये एंगल कॉन्ग्रुएंट है, ये एंगल कॉन्ग्रुएंट है, ए टेस्ट से दोनों ट्रायंगल सिमिलर है। तो इट इज ऑलवेज बेनिफिशियल टू नो दिस टेस्ट। और सबसे ज्यादा तो ए टेस्ट आती है, एकदम सिंपल होती है और सबसे ज्यादा ए ही दिखती है। चलो 1.3 के कुछ ट्रिकी एक दो सम देख लेते हैं तो आपको आइडिया आ जाएगी। वैसे 1.3 के शुरू के कुछ क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा सिंपल है, लेकिन 3-4 क्वेश्चन ऐसे हैं जहाँ पे आपको हेल्प लग सकती है। वही 4 क्वेश्चन मेनली जो थोड़े ट्विस्ट एंड टर्न से मुझे लगे कि आपको जरूरत पड़ सकती है गाइडेंस की। तो ये है क्वेश्चन नंबर 4। इसमें मुझे ये डायग्राम दिया हुआ है तो बहुत सिंपल। देखो मुझे कौन से दो ट्रायंगल प्रूव करने हैं सिमिलर, CPA और CQB। तो उन दोनों को पहले ले लेते हैं सामने प्रूफ में। इन ट्रायंगल CPA एंड ट्रायंगल CQB। मुझे एक बात बताओ, CPA में एंगल C और CQB में एंगल C बराबर कॉमन है, मतलब दोनों ट्रायंगल में परफेक्ट एंगल C है, तो वो हो जाएगा कॉमन एंगल। देयरफॉर एंगल PCA कॉन्ग्रुएंट एंगल QCB, रीजन लिखेंगे कॉमन एंगल, ये कॉमन है। दूसरा रीजन 90 डिग्रीज है, दोनों परपेंडिकुलर है। एंगल APC कॉन्ग्रुएंट एंगल BQC, रीजन में आएगा राइट एंगल्स। Therefore triangle CPA similar triangle CQB by which test? AA test. So यहाँ पे लिखेंगे by AA test of similarity। ठीक है, अभी दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गए, इसका मतलब उनके करस्पॉन्डिंग साइड का रेशो भी सेम हो गया। एज यू नो सिमिलैरिटी का लॉजिक क्या है, अगर दो ट्रायंगल सिमिलर है तो उनके करस्पॉन्डिंग साइड के रेशो सेम हो जाते हैं। इसका मतलब अभी मुझे कौन से साइड से लेना देना है, AP। सो AP अपॉन BQ, AP सेकेंड एंड थर्ड पोजिशन, BQ भी सेकेंड एंड थर्ड पोजिशन। AP अपॉन BQ इज इक्वल टू BC और AC पूछा है ना, मुझे AC चाहिए, AC अपॉन BC। रीजन क्या लिखेंगे, करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल। अब वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो, AP है 7, BQ है 8, AC है मालूम नहीं मुझे AC क्या है, और BC हो जाएगा 12। तो AC का वैल्यू क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से निकाल दो, 7 × 12 अपॉन 8, तो AC हो जाएगा 10.5 यूनिट्स, लिख दो सामने। समझा? एक बात आप ऑब्जर्व कर रहे हो, सिमिलरिटी का कोई भी सम लंबा नहीं है कि ऐसे ये लेंदी जा रहा है, ऐसा नहीं है। सिमिलरिटी के सब सम छोटे ही है, तो अगर आपको एग्जाम में आता भी है तो वो 2 या 3 मार्क के ही लॉजिक में रहेगा। प्रॉब्लम सेट से आया तो भी देयर इज हार्डली एनी क्वेश्चन इन प्रॉब्लम सेट जिसमें बहुत ट्विस्ट एंड टर्न डाले हैं। ट्विस्ट एंड टर्न भी नहीं है उसमें, वो लेंदी हो जाता है, इसीलिए वो शायद बैठेगा 4 मार्क को, बट आई डोंट थिंक सो। आपको 4 मार्क में ज्यादा सिमिलरिटी आप देखोगे, मोस्टली इट इज इन 2 and 3 मार्क्स, छोटे छोटे क्वेश्चन। चलो अभी इसके बाद का 5th क्वेश्चन भी देख लेते हैं। स्टूडेंट ये है सम नंबर 5, जिसमें मुझे दिया हुआ है PQ और SR पैरेलल है। वैसे तो दिया है कि ट्रेपेजियम है और PQ और SR पैरेलल है, दो साइड के रेशो दिए हैं अभी। तो मुझे अगर दो साइड के रेशो दिए हुए हैं और बीच में एंगल मिल गया तो SAS टेस्ट हो जाती है। तो काम चालू करते हैं उसके ऊपर। AR इज 5 times AP, तो क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ, AR अपॉन AP, ये हो जाएगा 5। सिंपल सी बात है, इसको देते हैं नंबर 1। अभी AS इज 5 times AQ, तो AQ को ये साइड लेके आओ तो हो जाएगा AS अपॉन AQ इज इक्वल टू 5, ये हो जाएगा सेकेंड नंबर। 1 और 2 से मुझे ये पता चलता है कि ये रेशो सेम है, लगा दो उधर, तो AR अपॉन AP ये इक्वल हो जाएगा AS अपॉन AQ के साथ।
बराबर है। इसको देते हैं नंबर 3, यहाँ पे लिखो फ्रॉम 1 and 2, फ्रॉम 1 and 2। अभी दो ट्रायंगल मुझे कौन से चाहिए, ए आर और ए एस। ए आर और ए एस ये ट्रायंगल के साइड से, एपी और ए क्यू ये ट्रायंगल के साइड है, तो मुझे ये दो ट्रायंगल से लेना देना है। जैसे ही मैं वो दो ट्रायंगल को ऑब्जर्व करता हूँ, डोंट यू फील गाइस देयर इज अ वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। तो ए आर और ए पी का रिलेशन देखो, ये और ये लाइन का रिलेशन है, ये और ये लाइन का रिलेशन है। दिस इज नॉट कॉन्ग्रुएंसी, आई एम टेलिंग यू जस्ट फॉर योर अंडरस्टैंड। तो ये वर्टिकली ऑपोजिट हो जाएगा। डोंट यू थिंक दैट इज एस ए एस टेस्ट? तो हो गया प्रूफ, दो ट्रायंगल प्रूव हो जाते हैं। इन ट्रायंगल आर ए एस एंड ट्रायंगल पी ए क्यू। 1-to-1 करस्पॉन्डेंस लिखना अच्छे से सीख लो स्टूडेंट्स। अगर मैं आर ए एस लिखता हूं तो ये नाम कैसे भी लिख के नहीं चलेगा, क्यू ए पी लिखा या पी क्यू ए लिखा नहीं, आर के साथ अल्टरनेट हो जाता है पी, इसीलिए आर जहां पहले पोजीशन पे है, पहले पोजीशन पे पी। ए वर्टिकली ऑपोजिट वाला है तो ए मिडल में है तो मिडल में रहो, दूसरे में भी। और क्यू के साथ अल्टरनेट एंगल हो जाता है एस, पैरेलल है ना लाइंस, तो 1-to-1 करस्पॉन्डेंस अच्छे से लिखो। ये मिल गया दो साइड का रेशो, ए आर अपॉन ए पी इज इक्वल टू ए एस अपॉन ए क्यू फ्रॉम 3। और वर्टिकली ऑपोजिट वाला एंगल आर ए एस कॉन्ग्रुएंट एंगल पी ए क्यू, रीजन लिखेंगे वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स, vertically opposite angles, therefore shortcuts are not allowed, but I am running out of space, इसलिए मैंने वहां पे O double P लिखा है, you have to write full। therefore triangle RAS similar triangle PAQ, कौन सी टेस्ट, SAS टेस्ट। SAS टेस्ट ऑफ सिमिलैरिटी से दो ट्रायंगल सिमिलर, अगर दो ट्रायंगल सिमिलर तो उनके करस्पॉन्डिंग साइड के रेशो सेम हो जाते हैं। तो एस आर और पी क्यू चाहिए ना मुझे, तो एस आर अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू कोई भी रेशो ले लो, ए एस अपॉन ए क्यू, ए एस अपॉन ए क्यू। लेकिन बच्चों ए एस अपॉन ए क्यू कितना है, फ्रॉम 2 5, तो एस आर अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू 5, कहां से पता चला, फ्रॉम 2। तो ये PQ को वहां लेके जाओ, SR is equal to 5 times PQ, hence proved। नीचे लिख देते हैं hence proved। कैसे लग रहा है आपको? इतना भी डिफिकल्ट नहीं है स्टूडेंट्स, अगर आप थोड़ा सा सोचोगे तो आपके समझ में आ जाएगा। चलो और दो क्वेश्चन देखते हैं। अभी हम देखेंगे 7th और 9th क्वेश्चन। ये 1.3 से आप मान सकते हो कि अगर मुझे 1.3 से कोई क्वेश्चन सिलेक्ट करके एग्जाम में डालना है तो मैं 7th और 9th को जरूर सोचूंगा। 7th क्वेश्चन की ये है डायग्राम, उन्होंने दिया है ट्रायंगल क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी पैरेललोग्राम। काम की बात इतनी ही है, प्रूफ करना है DE into BE is equal to CE into DE। अब ये प्रूफ करने के लिए हमें कितने ट्रायंगल्स दिख रहे हैं, देखो ये एक ट्रायंगल है, ये दूसरा ट्रायंगल है और बड़ा ट्रायंगल है ADC। हाउ टू डिटरमाइन कि मुझे कौन से दो ट्रायंगल चाहिए। DE मतलब ये साइड हो गई, BE मतलब ये साइड हो गई, CE दिस साइड। इसका मतलब ये दो साइड अगर प्रूफ में लगने वाले हैं तो नंबर 1 जो मैंने लिखा है वो ट्रायंगल तो जरूर लगेगा। TE मतलब ये, और BE और TE का रिलेशन चाहिए, इसका मतलब ये BET ट्रायंगल भी जरूर लगेगा। तो मुझे ट्रायंगल लगेंगे BET और ट्रायंगल लगेंगे DEC। सिर्फ प्रूफ से मुझे ट्रायंगल के नाम कैसे पता चलते हैं ये आपको पता चला। DE BE, DE और BE, CE एंड TE, तो दो साइड मुझे ट्रायंगल के पता है, उन दो साइड से उस ट्रायंगल का नाम मुझे पता चल जाता है। अभी प्रूफ कैसे करें?
दो ट्राइंगल एटलीस्ट सिमिलर लाने के लिए मुझे कम से कम ए टेस्ट तो चाहिए, दो एंगल तो इक्वल चाहिए। चलो मान लेते हैं ये हो जाएगा मेरा वर्टिकली ऑपोजिट, वो तो हमेशा रहता ही है, वर्टिकली ऑपोजिट कोई नहीं रहेगा तो वो काम को आता है। मुझे एक बात बताओ, ये पैरेललोग्राम है, इतनी इंफॉर्मेशन दी है, गिवन का कुछ तो यूज होगा। अगर वो पैरेललोग्राम है तो ऑल यू एग्री दैट दिस ए बी पैरेलल टू सी डी, तो ए बी पैरेलल टू सी डी है, और ये टी डी अगर मैंने ट्रांसवर्सल पकड़ लिया तो ये जो एंगल है और ये जो एंगल है, ये एंगल हो जाएंगे अल्टरनेट एंगल। देखो ऐसे जा रहा है ना, तो वो हो जाएंगे अल्टरनेट एंगल्स। तो पहले उनकी पैर लिख देते हैं। क्वाड्रिलैटरल ABCD is parallelogram. Quadrilateral ABCD is parallelogram. This is given. This is given to me. Okay. Therefore, अभी प्रॉपर्टी क्या है? Opposite sides are parallel. Opposite sides are parallel. Therefore, AB, or you can write segment AB parallel segment CD। लेकिन सिर्फ AB ही नहीं, मुझे T तक जाना है ना, तो इसको एक्सटेंड करके लिखो segment AT parallel segment CD। क्यों? बिटवीननेस का रीजन होना चाहिए, क्योंकि वो एक ही लाइन पे बैठे हैं, A dash B dash T and TD is transversal। TD is transversal। TD is transversal। तो AT पैरेलल CD और TD is transversal, तो कौन से दो एंगल अल्टरनेट हो जाते हैं? एंगल ATD कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा एंगल TDC से। ATD TDC एग्री, अल्टरनेट एंगल्स, अल्टरनेट एंगल्स। तो चलो, मुझे एक्चुअल ट्रायंगल में B से शुरुआत चाहिए और E तक खत्म होना चाहिए, तो ये दो नामों को अल्टर करता हूं। इंस्टेड ऑफ ATD मैं लिख देता हूं BTE, एंगल BTE congruent with, instead of TDC I will write EDC, एंगल EDC। अगर आप उनके नाम छोटे कर रहे हो, मतलब यहां से शुरुआत हो रही है तो यहां से मैं उसकी शुरुआत कर रहा हूं, तो आपको बिटवीननेस का रीजन देना पड़ेगा। A dash B dash T, T dash E dash D, A dash B dash T ये एक बिटवीननेस, T dash E dash D ये दूसरा बिटवीननेस। इसको देते हैं नंबर 1, ये कॉन्ग्रुएंसी को 1 नंबर देते हैं। और अभी चलते हैं दो ट्रायंगल के सिमिलर के ऊपर। ट्रायंगल BET, अभी एक बार ध्यान रहे, 1-to-1 करस्पॉन्डेंस कैसे लिखना है। अगर मैंने नाम लिखा है BET, तो B के साथ कौन कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा? C हो जाएगा एज पर अल्टरनेट। सो पहला नाम आना चाहिए C। E जो बीच में बैठा है वो वर्टिकली ऑपोजिट E के ही साथ है, तो E। और ये जो एंगल T है ये अल्टरनेट किसके साथ है? D के साथ है, तो लास्ट में T और D के पोजीशंस आ गए। समझ में आ गया? एंगल BTE कॉन्ग्रुएंट एंगल EDC फ्रॉम 1, और दूसरा एंगल कौन सा? वर्टिकली ऑपोजिट, एंगल BET congruent angle CED, vertically opposite angles, vertically opposite angles। Therefore, triangle BET similar triangle CED by AA test of similarity, by AA test of similarity। तो AA टेस्ट तो मिल गई, अभी मुझे ये प्रूफ करना है, तो इसका मतलब आप जान गए होंगे कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हुआ होगा दो रेशो के बीच में, तब जाके मुझे दो जन यहाँ मल्टीप्लिकेशन में और दो जन यहाँ मल्टीप्लिकेशन में मिल गए। तो रेशो क्या होगा? DE किधर है? DE यहाँ है, तो देयर शुड बी द रेशो की जहाँ पे DE है, तो DE के इधर क्या आएगा? थर्ड एंड फर्स्ट पोजीशन BT इज इक्वल टू, यहाँ पे BE है
तो BE इज हियर, तभी आएगा ना BE इंटू DE। देखो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन BE इंटू DE, फर्स्ट एंड सेकेंड पोजीशन CE, एग्जैक्टली क्रॉस मल्टीप्लीकेशन के पहले की स्टेप मिल गई मुझे, रीजन लिखेंगे CSST। अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो रिजल्ट क्या मिलेगा, DE इंटू BE इज इक्वल टू BT इंटू CE। यही चाहिए ना मुझे, BT इंटू C लिखो कि CE इंटू BT लिखो, मीनिंग तो एक ही है उसका। Hence proved। आसान है, अच्छा है, समझ में आ गया आपको। स्लो मोशन में आप वीडियो देखते रहो तो आपको शायद और अच्छे से समझ में आ जाएगा, लेकिन सिमिलैरिटी आपको लगता है उतना डिफिकल्ट नहीं है। चलो 9th क्वेश्चन देखते हैं और ये चैप्टर को खत्म कर देते हैं। लास्ट क्वेश्चन में मुझे कुछ इस तरह से डायग्राम दिया हुआ है और उन्होंने एक बात बोली है, BSc और ADC इक्वल है, मतलब ये जो पूरा BSc है, एंटायर BSc, और ये जो इधर D बना है वो D एंगल कॉन्ग्रुएंट है। पूछा है CS² इज इक्वल टू CB इंटू CD। तो मुझे एक बात बताओ, चलो मैं इसका उल्टी तरीके से थोड़ा एनालिसिस करता हूँ। मुझे ये रिजल्ट अगर चाहिए CB इंटू CD, तो इसके पहले वाली स्टेप क्या होनी चाहिए, इसके पहले वाली स्टेप ऐसे हो सकती है, CA इंटू CA इज इक्वल टू CB इंटू CD। मानते हो आप? इसके पहले वाली स्टेप क्या हो सकती है, CA अपॉन समथिंग, और यहाँ पे CA रहेगा पक्का। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होने के बाद CA इंटू CA ऐसे दिखेगा और ये दोनों रहेंगे इधर। सो CB यहाँ आ सकता है, CD यहाँ आ सकता है, यही होना चाहिए। तो इसका मतलब ये साफ है कि ये दोनों अगर करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल है तो दो कौन से दो ट्रायंगल सिमिलर होने चाहिए इसके ऊपर, सीधी बात है। तो इसका मतलब कोई ट्रायंगल सिमिलर हो जाएगा किसी और ट्रायंगल के साथ बाय एनी टेस्ट जो हम देखेंगे अभी। कौन से दो ट्रायंगल हो सकते हैं, यहाँ पे तो तीन ट्रायंगल दिख रहे हैं, एक राइट हैंड साइड वाला, एक लेफ्ट हैंड साइड वाला और एक सबसे बड़ा एंटायर। तो कौन से दो ट्रायंगल, यहां से भी पता कर सकते हो, यहां से भी पता कर सकते हो। न्यूमरेटर में बैठी दो साइड मुझे एक ट्रायंगल का नाम देगी, CA और CD। CA CD इसका मतलब साफ है, मेरा एक ट्रायंगल है CAD, इसका मतलब CAD ट्रायंगल सिमिलर हो जाएगा। डिनोमिनेटर में कौन से दो साइड है, CA और CB, इसका मतलब दैट ट्रायंगल इज गोइंग टू बी C। अभी एंगल A D के साथ कॉन्ग्रुएंट है तो यहां पे आएगा CBA। स्टूडेंट 1-to-1 करस्पॉन्डेंस। ट्रायंगल CAD अगर मैं लिख रहा हूं ट्रायंगल CAD, तो बात क्लियर है। दूसरे ट्रायंगल में जहां पे D जहां पे मेरा कॉन्ग्रुएंट है ये वाला, वहां पे ABC का पूरा A आएगा लास्ट में। डोंट गेट कंफ्यूज्ड, ये A और ये A अलग है। इस ट्रायंगल में A ब्रेक हो रहा है यहाँ, और ABC में A पूरा है। CC कॉमन है तो बचा हुआ अल्फाबेट आएगा बीच में, CAD और CBA। अभी इन दो ट्रायंगल को प्रूफ करना है मुझे सिमिलर, तो एक पेयर तो ऑलरेडी दिया हुआ है ना, तो एंगल ADC is congruent with angle BAC, this is given। और दूसरा गिवन क्या हो जाएगा, डोंट यू फील CAD में ये पूरा एंगल C है और CBA में ये पूरा एंगल C है, मतलब एंगल C पूरा कॉमन है। सो एंगल ACD congruent with angle BCA is an common angle। इसीलिए हो जाएंगे दोनों ट्रायंगल सिमिलर बाय AA टेस्ट ऑफ सिमिलैरिटी। उसके बाद उसका रेशियो आएगा CA अपॉन CB इज इक्वल टू CD अपॉन CA। एकदम परफेक्ट मैच हो गया। उसके बाद होगा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, उसके बाद मिलेगा ये रिजल्ट। तो हमेशा याद रखो, अगर हमें कुछ मल्टीप्लिकेशन का रिजल्ट चाहिए कभी, अगर आप क्वेश्चन पेपर में ऐसे प्रूफ पे अटक गए तो आप उसका इस तरीके से उल्टा एनालिसिस भी कर सकते हो। इंटरेस्टिंग है कि नहीं?
सिमिलैरिटी समझा आपको? अच्छे से प्रैक्टिस करो। सिमिलैरिटी के 2 ही वीडियो है, बहुत अच्छे, देखते रहो उनको, ब्रशअप होते रहेगा आपका। ओके।